Welcome to another episode of ABCD Talk Show, where we explore the journeys of individuals making a real difference in education, child development, and personal growth. I am Kaustubi, and today we have the privilege of speaking with an incredible leader in the field of education. Neelam Gaur is currently the headmaster of UPS Pali Brahmanan in Govardhan, Mathura. With over a decade of experience as a teacher trainer and now leading an educational institute. She has dedicated her life to shaping young minds, guiding educators, and overcoming challenges with resilience. Beyond education, she is someone who deeply believes in the power of positive thinking and the law of attraction, a concept that teaches us how our mind shapes reality. Today, we will discuss not just education but also how strong belief system and mental attitude can transform challenges into opportunities. Neelam ji, welcome to the show. थैंक यू कौस्तुमी मैम। Ma'am, as a headmaster, आपके हिसाब से what is the most important thing of running a school effectively? कौस्तुमी मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कॉलेज को स्कूल को रन करने के लिए चैलेंजेस रोज आते रहते हैं। लेकिन उनमें से जिस एरिया में मैं वर्क करती हूँ वो ग्रामीण क्षेत्र होता है, बेसिकली विलेज एरिया। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है, एक तो एनवायरनमेंट जो डिफरेंस है हमारे बीच और बच्चों के बीच में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट होता है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से मेन है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक जो हैं, उनके साथ में हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो मेन सबसे बड़ी चीज है। वो एक तरह से एक मान करके चलिए कि एक ट्रायंगल है, जिसमें एक तरफ बच्चा है और एक तरफ टीचर और दूसरी तरफ उनके अभिभावक हैं। तो जब तक हम उनसे संपर्क करके एक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तब तक हमारा स्कूल अच्छे से रन नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों को स्कूल में रोके रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैम, आपने एक टीचर ट्रेनर की तरह काम किया है फॉर लाइक लास्ट 10 years. तो उस एक्सपीरियंस ने आपका लीडरशिप स्टाइल और एज अ हेडमास्टर उसको कैसे शेप किया? हाँ, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए कि बीइंग अ टीचर और टीचर्स को ही पढ़ाना, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आपका माइंडसेट जो चाह रहा है, आप आपसे अपर लेवल के लोग भी आपसे ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने चैलेंज ये आता है कि वो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके पास क्या है ऐसा जो आपसे वो सीखें। तो बेसिकली ट्रेनिंग का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको एक दूसरे के साथ में शेयर करें। तो उसको कलेक्ट करके, और मैंने एक बहुत लंबा सफर 10 से 12 साल का किया अपनी ही जॉब लाइफ में। और उसके बाद में जब एटलीस्ट मैं वापस से अपने विद्यालय में आ गई हूँ और प्रधान अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ, तो उस जगह पर ये जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो सबसे मेन होती है। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें जब तक आपके पास लीडरशिप एक स्ट्रांग नहीं है, अपने कलीग्स को लेके चलने की, टीम वर्क को लेके चलने की, तब तक आप उसको आगे रन नहीं कर सकते। तो उस काम ने मुझे ये चीज सिखाई कि आप किस तरह से अपने विद्यालय को अच्छे से रन कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस मेरे आजीवन काम आएगा। तो मैम, टीचर्स आज के टाइम पे सबसे बड़ा क्या चैलेंज फेस करते हैं और जो स्कूल लीडर्स उनको क्या करके बेटर सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे सामने, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उनके पास में संसाधन कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, और हमें उनको देना ज्यादा होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनमें से एक ये भी है कि हमारे यहाँ स्कूल, आसपास के एरिया में जितने भी स्कूल होते हैं, हमारा एक सरकारी स्कूल होता है और बाकी प्राइवेट स्कूल हैं। तो प्राइवेट स्कूल का एनवायरनमेंट ही उनको आकर्षित करता है, उसकी तरफ भागते हैं वो। और हमारे पास क्या होते हैं, 2 या 3 रूम होते हैं, बाउंड्री होती भी है, नहीं भी होती है। तो उन सबके बीच में उन बच्चों को अपने पास रोके रखना, ये बड़ा चैलेंज है। सेकंड चीज क्या होती है कि जो बच्चों का इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत काफी डाउन रहता है। जैसे अगर माने कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को बुला के रखना, उनको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना कि बच्चे हमारे पास रुके हैं, पढ़ाई के साथ साथ इनको इंजॉयमेंट, भय मुक्त वातावरण देना कि कोई डर नहीं लगे, उन्हें एकदम इंजॉयफुल लर्निंग कर सकें वो। तो उसके साथ में ये एक चैलेंज होता है कि दूसरी तरफ क्या बात है कि बच्चे इकोनॉमिक रूप से कमजोर हैं, उनके परिवार वाले। तो जैसे खेती कटाई का टाइम है, फूल चुनने का टाइम है, तो ऐसे में उन बच्चों को खुद को 300, 350, 400 रुपए मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं उन दिनों में, जिन दिनों में ये खेतों में काम चल रहा होता है, आलू के खोदना,
फसल की कटाई करना, फूल चुनना, उस समय ये अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते। तो वो, और हमारे सामने चैलेंज ये है कि जब बच्चा विद्यालय नहीं आएगा तो हम उसे पढ़ाएंगे क्या। तो ये बहुत बड़ा एक जो आप चैलेंज आपने जो पूछा वो ये है कि उस दौरान हम बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे हम इस बात को सेटिस्फाई करें कि भाई भाई स्वाभाविक है, हम तो पैसे दे नहीं पाएंगे। तो उनका कहना यही होता है कि मैम हमारे स्कूल की स्थिति, हमारे सॉरी घर की स्थिति ऐसी नहीं है, तो हमको तो बच्चों को इतने दिनों के लिए रोकना पड़ेगा। तो उन दिनों के लिए रोक करके भी हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये हमारी पूरी टीम का चैलेंज है। जो आपको बताया कि हम अपना जो एनवायरनमेंट हमने ऐसा किया हुआ है, कभी आपको मौका मिले हमारे विद्यालय आइएगा। सरकारी स्कूल जिस तरीके से चलते हैं उनमें एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है कि उनका एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट करें, तो वो हमने बना रखा है। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, हर दीवार जैसे बोलती है, उसमें आपके पास में जितना भी लर्निंग मटेरियल जो होता है, वो मेरा स्टाफ, मेरी टीम, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सहयोग करके, और उन्हीं के सानिध्य में बल्कि मैं कहूंगी कि पूरा स्कूल बड़ा महकता सा है मेरा। मैम, एजुकेशन जैसी फील्ड आपसे बहुत कुछ डिमांड करती है। आपको अपना टाइम, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आए होंगे जब आपको स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और एक सेल्फ डाउट भी हुआ होगा। तो आप कोई ऐसा मोमेंट हमारे साथ शेयर करेंगी और उस पे आपने उसके साथ कैसे कोप अप किया, वो हमें बताना चाहेंगी? देखिए ये तो जीवन है, जीवन में ये सब चीजें चलती हैं, है ना। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए कहते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में रोज नए चैलेंजेस डेफिनेटली आते रहते हैं। तो उसके साथ में पहली बात तो ये है कि हमें गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। आप अपने स्किल्स पर काम कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो अभी का सिनेरियो ये है कि आपको बिल्कुल अपडेट रहना है। हमने क्या पढ़ाई की थी, हम किस तरफ आ गए हैं, हमारे साथ में आगे क्या क्या जुड़ रहा है। आज आप देखें कि कोई भी काम ऑनलाइन के बिना नहीं होता। यदि हमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, हर काम हमारे यहाँ जितने भी काम होते हैं वो सब फीडिंग हो रही है, ऑनलाइन फीडिंग हो रही है। तो एक तरफ से फ्रस्ट्रेशन होता है। आप समझिए इस बात को कि एक टीचर का बेसिकली काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को आगे लेकर के जाना, उनके उद्देश्य तक उनको पहुंचाना। इसके इतर हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमें डोर टू डोर सर्वे करने जाना पड़ रहा है, हाउस होल्ड सर्वे करना पड़ रहा है। इसके अलावा हमें वोटिंग के लिए भी काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते हैं, और जो हमारी बच्चों की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, और ये काम हमें मिलते हैं। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन एक काम इतना ज्यादा है कि शायद डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से व्यक्ति इसके लिए नियुक्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हम ही टीचर आपस में। तो वो भी आपको करके चलना है। तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होता है, डेली होता है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ये जिंदगी है, और जिंदगी संघर्ष का नाम है। अगर आपने उसको छोड़ दिया कि मुझसे नहीं होता, तो डेफिनेटली नहीं होता। तो मैं अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बना के रखती हूँ, अपने स्टाफ को पॉजिटिव रखती हूँ। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो घर में भी ये सब चीजें होती हैं, लेकिन हम अपने आप को जब स्ट्रांग करके रखते हैं। और जो एक बात है इसमें मेन, कि आप अगर जॉब की बात करें तो आपको अपने स्किल्स पे काम करते रहना है, ये मेरा अपना मानना मैम, आपने है अभी जी। पॉजिटिव माइंडसेट की बात करी, तो फिर हाउ डिड यू ट्रेन योर सेल्फ कि आप सोल्यूशन पे फोकस करें और ना कि उसकी प्रॉब्लम पे? हाँ, ये सॉल्यूशन पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम पे आप अगर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुंठा होगी, परेशानी होगी। और होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, और यही यही कारण है कि लोग बाग आज की तारीख में जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी परेशानियों से और ऐसा डेफिनेटली हमारे साथ में भी होता है, मेरे साथ में भी हुआ है, और काफी लंबे समय तक चला। कि एक समय ऐसा आया कि जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं ना कहीं अकेली हूँ। घर के मामले में भी अगर देखूं तो मैं अकेली हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। ऐसा लगा मुझसे नहीं होगा। और यदि हम बात करें वास्तव में कि अगर हमारा जो मस्तिष्क है वो कहीं भी हमारा साथ छोड़ता है, लेकिन हमारे मन को हमारा साथ नहीं छोड़ना है। ये चीज मैंने अपनी लाइफ से सीखी है कि आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रेंड करना है कि कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन आपको उनमें डटे रहना है, और एक मन को पॉजिटिव बना करके रखना है कि जो मैंने सोचा है वो हो चुका है। मतलब मैं एक बात आपको और कहना चाह रही थी कि मैं इस दौरान मेरी इस लाइफ की जर्नी में ऐसा समय आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बच्चे भी संभालना है,
अपनी जॉब को भी संभालना है, और कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरी लाइफ में साथ साथ चल रही थी, तो मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं उन दिनों एक जो अवसाद की स्थिति या इंग्लिश में डिप्रेशन की प्रॉब्लम कहते हैं, उससे गुजर रही थी। और मैंने बहुत लंबे समय तक, आई थिंक 5 7 8 साल तक मैंने इसको फेस किया। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेडिकेशन की तरफ जाऊं। यानी कि जब भी आप उनके लिए मेडिसिन लेने लगते हैं, तो जो मेडिसिन है वो आपको आपके रास्ते से भटका देती है। वो आपको ठीक नहीं कर रही है। वो सिर्फ एक काम कर रही है कि आपके विचारों को दबा देती है और उतनी देर आपको सुला देती है। तो अगर, क्या हम इसके लिए अपनी लाइफ को आगे तक देने के लिए तैयार हैं कि एक दवा खा करके सोते रहें? उसका टाइम नहीं है आपके पास। और ना जिंदगी इसका इसका नाम है। जिंदगी खुश रह करके जीने का नाम है। वो खुशी वो मुझे दिखती ही नहीं थी। मुझे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी ऐसा लगता था कि जैसे क्यों पेड़ अच्छे नहीं लग रहे, क्यों ग्रीनरी मुझे पसंद नहीं आ रही, क्यों मुझे ऐसा लगता था कि आज जीवन है, कल खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं लाइफ में, ऐसा लगने लगा था। लेकिन उसी दौरान मैंने अपने आप को सेटल किया। मेरी ट्रेनर हैं हिना मैम। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे, एक सच बता रही हूँ, उन्होंने मेरे को उस फेज से निकाला। और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे उस फेज से ऐसे निकाला कि सच में मुझे लगा कि मैं जिन चीजों के लिए परेशान हो रही हूँ वो वाकई में परेशानी थी नहीं। लेकिन हम कहते हैं ना कि अगर आप कंकड़ को पत्थर मान लोगे तो वो पहाड़ भी बन सकता है, क्योंकि आपने सोचा कि वो इतना बड़ा है। जबकि अगर हम सोचते हैं तो उससे बड़ी चीजें, अगर आप सोचें तो बड़ी चीजें, हमारे पास खुशियां भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारा अपना काम भी है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो उस दौरान मैंने ये सब चीजें फेस की और एक बात समझी कि आपके साथ लाइफ में ये सब चलेगा, लेकिन आपको डटे रह करके उसका एज इट इज सामना करना। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन आपको उसका सामना डट के करना है। तो ये चीज मैंने अपने उस समय के दौरान सीखी। और कुछ मेरे मन में ही कुछ विजुअलाइजेशन जैसी कुछ प्रैक्टिसेस मैंने की थी। उन्होंने भी मुझे मदद की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे को मदद किया। तो ये सब चीजें मेरी लाइफ में मुझे आगे लेकर के गई। आपने मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन मेंशन किया आपने, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज्यादा यहाँ पे बता सकती हैं, उन्होंने उस प्रैक्टिस ने आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में आपको कैसे हेल्प करी? डेफिनेटली मैम। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी इस चीज को समझें। एक्चुअली क्या है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, वो हमारी सारी बातें सुनता है। उसके पास हमारे लिए सब कुछ है। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ है। यानी कि अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो वो नेगेटिव भी सुनता है, और आप अपने लिए पॉजिटिव बोलते हैं तो वो पॉजिटिव भी सुनता है। ऐसे मान लीजिए जैसे जिन, जो हुक्म मेरे आका। अगर आपने अब ब्रह्मांड के देवता से बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, या आप अपनी हेल्थ की बात करें या अपनी वेल्थ के लिए करें या अपने रिलेशनशिप, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप चाहते हैं, वो हर चीज को सुनता है और वो कहता है जो हुक्म मेरे आका। बशर्ते आप कितनी शिद्दत से अपने उस पॉजिटिव विचार पर डटे रहते हैं। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी मान लीजिए कि हम मैंने ये बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मान लीजिए क्या मैंने मांगा ही था। मैंने अपने लिए एक घर मांगा था, और उसका चित्र बना करके, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। जी तो बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि काफी समय पहले, और मैंने जब ये इस पर स्टडी करनी शुरू की थी, तो फिर मुझे भी लगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई देखते हुए और एक घर बना करके अपनी एक डायरी में रखा। मतलब ये है कि वो बनाकर रखें, चाहे उसको रोज चैंट करें या उसके बारे में विजुअलाइज करें। तो वो जो आपने बनाकर रख दिया, तो एक तरह से आप मान लीजिए कि जैसे आप किसी पौधे को बीज डाल के और रोज पानी देते हैं, तो वो चित्र उसी तरह काम करता है। वो जो यूनिवर्स है वो आपको वो चीज देने के लिए आपके पास उतना ही आगे बढ़ता है। मैंने वो चीज बना करके अपनी डायरी में रख दी। यकीन करेंगे आप कि वो जो डायरी में जो चित्र था, मैं उसको बना करके शायद भूल भी गई कभी। ये एक मेरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और मैंने उसमें एक चित्र बनाया था कि एक डबल स्टोरी पे मैं कहीं एक बालकनी में मैं खड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, लेकिन मैंने उसको बना करके रखा। और मैं उस बालकनी में से नीचे देख रही हूँ और मेरा बेटा और गाड़ी से जा रहा है।
और सामने मुझे पार्क दिख रहा है। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे पास ऐसा ही फ्लैट है, बिल्कुल सेम। मैंने एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऊपर से देख रही हूँ, लेकिन उस समय तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी मेरे पास। तो मैं ऊपर से उसको बाय कर रही थी और नीचे वो बाइक से जा रहा था। मैंने उसको बाय किया और मुझे एकदम से अटैक किया, ये बात रिकॉल हुई कि अरे मैंने तो ऐसा डायरी में बना के रखा था। तो वो चीज फिर मेरे को दोबारा से याद हुई, और आज ये है कि कुछ समय बाद में ईश्वर की कृपा से मैंने वो गाड़ी भी ली। तो वो वाला सीन कि नीचे पार्क है मेरी कॉलोनी में, हो सकता है कि मैंने अपनी विजुअलाइजेशन में उसमें कहीं वो अपना वैसा ही इंडिपेंडेंट हाउस देखा हो जो आने वाले समय में पूरा हो जाए। लेकिन इसमें शर्त सिर्फ इस बात की होती है कि आपको कभी ये नहीं कहना है कि अरे मेरा तो कुछ नहीं होता। ये इसमें मैं आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये जो मेन पॉइंट है, क्योंकि लोग सोचते हैं अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में जब वो कह देते हैं कि मेरा कुछ नहीं होता या मेरा मकान तो कभी नहीं बन पाएगा, भगवान मुझे कुछ नहीं देता है, जैसे ही हमने ये वाली बात कही तो ब्रह्मांड का देवता कहता है जो हुक्म मेरे। यानी अब आपके लिए वैसा ही। तो हम कहते हैं ना कि कोई चीज हमें मिलने में, या हम बीमार हैं या हम किसी भी चीज से जूझ रहे हैं, जैसे मुझे डिप्रेशन ही था, तो आपको जब भी सोचना है तो आपको पॉजिटिवली प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि मेरे पास ये है, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मेरे पास घर है, मैं आईएएस बन चुका हूँ, मेरे 10th में इतने मार्क्स आ चुके हैं। तो ये चीज मेरे को प्रोफेशनल लाइफ में भी और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में, और बल्कि मेरे से जो लोग जुड़ते हैं तो मैं उन सबको जैसे भी मुझे अगर अपनी तरह की कुछ लोग ऐसे मिलते हैं और लगता है मुझे कि मैं उनकी कुछ मदद कर सकती हूँ, तो मैं ये चीज उनको समझा करके और ये बता करके, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली मिलेगा। और मैंने इन चीजों पे काम किया, मैंने अपने बेटे को ही बोला, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो मेरे बेटे ने बीबीए किया, मेरा बेटा अभी 24 ईयर्स का है, बड़ा। तो उसने बीबीए करने के बाद बोला कि मुझे जॉब करना है। मैंने बोला था कि एमबीए कर लो तुम, नहीं माना वो, और कहा नहीं मम्मा मुझे नहीं पढ़ना और मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। और उसके बाद में वो जॉब के लिए चला गया। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अगर बच्चा अगर ये चाहता है कि उसको कुछ अपना करना है, तो आपको रोक टोक नहीं करनी चाहिए। आप बीइंग अ पेरेंट्स, आप उनको एक रास्ता दिखा सकते हो, उनको सलाह दे सकते हो, लेकिन वो अगर करके देखना चाहते हैं तो उनको छोड़िए, करने के लिए छोड़िए, जिससे कि उनका माइंडसेट क्या रहेगा कि मुझे करने दिया गया, तो पास या फेल में जो कुछ भी हुआ ये मेरा खुद का चयन है, इसमें मेरी खुद की अपनी अपनी इच्छा है। वो 1-2 महीने नौकरी करके आया और उसके बाद मुझसे बोलता है मम्मा मैं एमबीए करना चाहता हूँ। तो इस दौरान एक बात क्या हुई थी कि बीच में 2-3-4 महीने पहले उसने अपनी एक एलमिरा पर एमबीए लिख करके और रख दिया था, और उसके बाद उसने पढ़ना बंद कर दिया, जॉब पे चला गया वो। और उसके बाद में मुझे लगा कि मतलब क्यों लगा रखा है ये। तो छोटा वाला बेटा एकदम फाड़ने भी लगा, तो मैंने कहा नहीं किशु, लगे रहने दो। और जून से वो एमबीए ज्वाइन करने जा रहा है और उसका अच्छे अच्छे कॉलेजेस में नंबर आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को आप चाहते हैं वो अपने आप आपको मिलती है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी उसके माइंड से उसने कहीं ना कहीं सोचा था कि मुझे करना है, लेकिन उसका मन में ऐसा था कि नहीं चलने दो, बिना काम बिना पढ़ाई के काम चल जाएगा, नौकरी करूंगा तो मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर ये सब होता तो फिर क्या रोल था एजुकेशन, हायर एजुकेशन का। अब उसको खुद को ही समझ में आया। तो इसी तरीके से ये 2-3 उदाहरण ऐसे हैं। इसके अलावा आप मन में ये सोचें, नहीं जैसा कोई सेंटेंस ना बनाए। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज ये है कि आप नहीं, जैसे आपने कभी कोई बच्चे को कुछ कहना है, आप तुम पढ़ते नहीं हो, आपको ये पढ़ते नहीं हो बोलते हैं ना, हम दिन भर बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, कोई आता है बैठता है उसके बाद बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। तो जब वो पढ़ता नहीं है, हम बोलते रहते हैं, तो ये नेगेटिव चीज उस बच्चे के दिमाग तक पहुंचती है, और वो ऐसे काम करती है कि वो अपने आप ही उसके उसके वो आत्मसात करता है इन चीजों को। तो आपको क्या कहना है कि मेरा, जब भी हम प्रेयर करते हैं तो आपको ये कहना है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप अगर कुछ भी खाना भी बनाते हैं तो आपको ये कहना है कि मैं अपने बच्चों के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो ये चीजें जो होती हैं वो आपकी यही कारण है कि आप अपने घर के माहौल को भी इस तरह से अच्छा रख सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए काम करता है, जो भी इसको शिद्दत से करना चाहते हैं। मैम, ऐसी कोई भी हैबिट्स या मेंटल एक्सरसाइजेज हैं जो आप रोज प्रैक्टिस करते हैं पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहने के लिए? हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। जिन दिनों मुझे डिप्रेशन था तो उन दिनों चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई थी।
तो आज से कम 6-7 साल हो गए मुझे इस प्रैक्टिस को करते हुए कि मैं सुबह से बताती हूँ आपको कि सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, तो अब तो ऐसी हैबिट हो चुकी है कि मतलब गलती से भी ऐसा नहीं होगा कि मैं भूल जाऊं। क्योंकि जब भी आप कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो इतना परफेक्शन आ चुका है कि बीमार हूं, थकी हूं, आंख बंद है, कैसे भी है, लेकिन आंख खोलने से पहले और जमीन पर पैर रखने से पहले सबसे पहले धरती माता का स्पर्श करें। और उसके बाद में हाथ जोड़कर कि सबसे पहली प्रेयर जो हम करते हैं, मैं जो करती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ कि हमेशा मैंने ऐसा पढ़ा है और ऐसा सीखा है मैंने कि पहली प्रेयर सार्वजनिक होनी चाहिए, सारी दुनिया के लिए, सब जीव जंतुओं के लिए, जंतु मात्र के लिए। तो मैं पहली प्रेयर जो अपनी करती हूँ उसमें मैं बोलती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये जीव मात्र के लिए, चींटी से लेकर के और एक कितना जो भी आपके आसपास जीव जंतु जो भी जीवन लेकर के हैं, उन सबके लिए भगवान कल्याण करे। दूसरी प्रेयर मैं करती हूँ अपने बच्चों के लिए, और जो मैंने आपको बोला कि उस प्रेयर में कि जो आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए उसको भी आप इंक्लूड करें। और डेली में आप बच्चों से कैसा चाहते हैं, जैसे बच्चा बीमार है तो उसके लिए मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे बच्चे बहुत सुखी हैं, मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं। होंगे नहीं कहना है हमें, हमें कहना है। ठीक है, तो आप बच्चा नहीं कर रहा वो, लेकिन आपकी ये जो ब्लेसिंग है, तो ये जो हम कहते हैं ना आशीर्वाद क्या है, ये पॉजिटिविटी तो है। आशीर्वाद दे दिया हमने तो वो फल गया, और किसी का हम कहते हैं कि किसी ने हमारे को बद्दुआ दी, वो भी फल गई। तो ये क्या चीजें हैं, ये दोनों चीजें वो है जो कोई हमारे बारे में शिद्दत से कर रहा है। तो माँ या पिता वो अपने बच्चों के लिए उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो जैसा आप बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा बोलना शुरू किए मॉर्निंग की प्रेयर में। उसके बाद तीसरी प्रेयर होती है अपने लिए। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये जो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ, ये जो पहला दिन का पहली प्रेयर होती है, ये आपको खड़ा करती है अकेले काम पर। कितने भी चैलेंजेस आए, जिंदगी है, चैलेंजेस तो आएंगे, और धीरे धीरे हम ओवरकम करते जाते हैं और अपनी मेंटल और हेल्थ को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि कोई चीज हमें फिर आड़े नहीं होती। तो ये मेरी पहली प्रेयर होती है। उसके बाद स्कूल में भी जब हम बच्चों के साथ प्रेयर करते हैं तो थैंक गॉड वाली प्रेयर कराते हैं। यानी दिन में जब भी आपको मौका मिले और कोई भी चीज अच्छी लगे, कि अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो थैंक यू भगवान जी, आपने हमें आज का जीवन दिया, आज का दिन दिखाया। थैंक यू भगवान जी, और लोगों की तरह हम नहीं है कि अभी हम, कितने लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, कितने लोग हैं जिन्होंने कि इस तरह चल नहीं पा रहे। हमें हाथ दिए, हमें पैर दिए, हमें आवाज दी, हमें आंखें दी। हर एक चीज के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। दूसरी चीज ये, ग्रेटफुल रहना चाहिए। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, वो आपको आगे बढ़ाता है। तीसरी चीज जो होती है, जब मैं रात को सोती हूँ तो उसके अंदर फिर पूरा आकलन करना है अपना, कि आपने आज के दिन में किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज के दिन में आपने ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसको परिवर्तन करने की जरूरत है। तो अपने बारे में स्व आकलन जो करते हैं वो रात में करें, प्रेयर करें, भगवान को धन्यवाद करें, और फिर एक नए दिन के लिए शुरुआत। मैम हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम जी। स्टूडेंट्स, टीचर्स, उनके बारे में मैं आपसे चीजें पूछना चाहूंगी। तो पहली चीज तो अभी आपने मेंशन किया कि स्कूल में भी हम प्रेयर करवाते हैं, बच्चों को प्रेयर करती है। तो बच्चों को पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ एक छोटी एज से स्टार्ट करने की क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है आगे चल के उनकी लाइफ में? देखिए, सबसे ये जो चीज होती है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या होता है, अधिकतर हम ये सोचते हैं कि हम एक टीचर हैं तो फिर हमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, विज्ञान ये पढ़ा देना है। ये पढ़ाना है, डेफिनेटली पढ़ाना है, लेकिन इसके अलावा आपको बच्चों के साथ बात करनी है। आप जितना कर सकते हैं बच्चों को अपने पास रखें, अपने पास बुला के रखें। बच्चों को ये एहसास कराएं कि आप उनके अपने पेरेंट्स की तरह हैं या पेरेंट्स से भी ज्यादा हैं। बच्चा आपसे अपने मन की बात कह पाए। तो जब बच्चे ऐसा करते हैं ना, तो मैं कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों से गप्पे मारती हूँ। मतलब गप्पे मारना मतलब कि बच्चों से पढ़ाई की बात ही मत करो, जरूरी नहीं है भाई। देखिए, बच्चे पढ़ने आते हैं, वो आपके ही अपने। एक दिन अगर आप ये नहीं पढ़ा रहे तो जो जो आप उन्हें सिखा रहे हैं वो भी पढ़ाना ही है। किताब खुलने से ही पढ़ाना नहीं होता है। तो उसी दौरान जो मैं आपको ये जो जो चीज मैं आपको बता रही थी अभी, कि जो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, वही सेम चीजें मैं उन बच्चों को उसके साथ दोहराती हूँ। लेकिन वो बच्चे 6 to 8 हैं, तो वो उन बच्चों को उनकी स्टोरी सुना दो। उसको उनको आप, हमारे पास एक किताब हिंदी में ही एक किताब होती है जिसके अंदर हम महान व्यक्तित्व अलग अलग नामों से तीनों क्लासेस में है। तो उसमें हमारी
हिंदू धर्म में जितनी महान विभूतियां हुई हैं उनकी स्टोरीज हैं, रामायण की स्टोरीज हैं, महाभारत की स्टोरीज हैं। तो उनकी स्टोरी के माध्यम से उनमें वो वैल्यूज क्रिएट करना जो हम बच्चों से चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये बातें डेफिनेटली एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो उनके माँ बाप के पास बहुत कम माँ बाप हैं जो इतने पढ़े लिखे उनको होती है। तो ये एक टीचर का कर्तव्य है कि वो इन अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ ऐसा कराएं। और मैं देखती हूँ कि बच्चा हमारे पास हालांकि 3 ही साल रहता है, 6, 7, 8, और हमें बड़ा दुख होता है कि हम 3 साल में 8th में आकर के वो समझने लगता है, तब तक वो चला जाता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि वो एक अच्छा इंसान, कम से कम बेहतर इंसान बन करके जाए। तो बस ये इन्हीं बातों, जो बात है ना, हमारा घर हो या बाहर हो, आजकल जो गैप हो रहा है ना वो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि दादियां कहानी सुनाती थी, हमारी परंपराएं कहानी के द्वारा आगे बढ़ती थी। अब क्या हो गया है, मोबाइल फोन आ गए हैं सबके हाथ में। दादी के पास अपना है, माँ के पास अपना है, पिता के पास अपना और बच्चों के पास अपना। एक ही बेड पर 4 लोग 4 तरह से मोबाइल। इस परंपरा को घर में भी तोड़ें। और मैं ये नहीं कह रही कि हमारे बच्चे नहीं देखते हैं, लेकिन कोई समय ऐसा बनाए कि हमें डिनर के टाइम पर साथ बैठना है, कि लंच के टाइम बैठना है, या छुट्टी के टाइम पे बातचीत करनी है। और यही रीजन है कि मेरे बच्चे बहुत अटैच्ड है मुझसे, और वो इन बातों को जानते हैं कि हमें त्योहार के टाइम पे हम कहीं भी हो लेकिन हम वापस आएंगे, मम्मा के पास आएंगे या मम्मा को बुलाएंगे अपने पास। यही बात आपको स्कूल में करनी है। तो हम स्कूल में हर त्योहार मनाते हैं मैम। दिवाली है, दिवाली का पूजन होगा जैसे अपने घर में हम रात को करते हैं, उससे भी भव्य तरह से हम स्कूल में करते हैं। हम इसके अलावा राखी मनाते हैं। अभी होली आ रही है तो होली सेलिब्रेशन होगा हमारे स्कूल में। और हम लोग बच्चों से एक एक थैली फूल मंगाएंगे। वो मंगाते किस लिए हैं, देखिए मंगाने को पैसे देकर के हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए कि बच्चा खुद लेकर आया, फिर वो उसकी पत्तियां तोड़ेगा, ये भी एक ऐसा इंजॉयमेंट माहौल है। एक बड़ी सी परात दे देते हैं बच्चों को और उसमें बच्चे फूल की पत्तियां तोड़ते हैं। और फिर उसके बाद में हम अपने गाने लगाएंगे होली के। उसके बाद बच्चे अपने अपनी जगह पे फूल उछालेंगे और बहुत मस्ती करते हैं। तो ये चीजें, ये वो समय है कि हम उनमें वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इसके जरिए, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम उनके जरिए अपने स्कूल के बच्चों में वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो हमें दिखाई देती तो मैम टेक्नोलॉजी की बात करी कि लोग है। अपने फोन पे रहते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी हमारी पढ़ाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आपके हिसाब से जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हुआ करते थे और जो अब मॉडर्न टूल्स होते हैं, उनमें एक बैलेंस कैसे क्रिएट हो सकता है? देखिए बैलेंस क्रिएट हो सकता है, नहीं करते हैं हम बैलेंस क्रिएट। और मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे सभी विद्यालय में बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है। हालांकि मैंने इसके लिए अपनी एप्लीकेशन दे रखी है और मेरे स्कूल का नंबर भी आ गया है, और मैंने बोला कि मेरे स्कूल में मुझे स्मार्ट क्लास चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्टर और एक स्क्रीन मिलती है। तो वो अभी तक मेरे स्कूल में नहीं आ पाई थी। तो मेरे पास अपना एक मोबाइल है। तो मैं जो भी चैप्टर पढ़ाती हूँ, देखो ट्रेडिशनल टीचिंग क्या थी कि आप अपनी किताब को पढ़ाते थे और बच्चों को चित्र बना करके या कैसे भी दिखाते थे कि ये ऐसा ये होता है, ऐसे ही होता है। तो मैं शायद कल ही कोई जो चैप्टर पढ़ा रही थी, तो उसमें बच्चों को कुछ मुझे एग्जाम याद नहीं आ रहा, तीनों क्लासों में बताती हूँ। तो उसमें क्या था कि आप पहले बच्चों को पूरी कहानी की तरह सुना दीजिए उस बात को, है ना। जैसे आप मान लीजिए कुछ नहीं है तो आप एनर्जी के स्रोत के रूप में सूरज को पढ़ा रहे हैं, या आप बच्चों के साथ में अगर बात कर रहे हैं कि कार्बन कैसे बनता है ना, आप कर रहे हैं कि कार्बन की हीरे की खानें कैसी होती हैं, है ना। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ग्रह पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले बच्चों को चित्र हम लोग खेल खेल में पढ़ाते हैं कि जैसे मैं सूरज बन गई, एक बच्चा पृथ्वी बन गया, एक यम बन गया, एक ये बन गया, बुध बृहस्पति बन गए, फिर हम घूमते हैं। अब कैसे घूमते हैं, पृथ्वी का सूरज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, कि नहीं सूरज नहीं घूमेगा। तो ये एक्टिविटी होती है जिसके माध्यम से हम करा रहे हैं। अब ये तो था अब तक का मामला, लेकिन अब हमारे हाथों में, सबके हाथों में एटलीस्ट कम से कम हमारे पास मोबाइल है। तो तुरंत से मैं अपना हमारे पास में दीक्षा ऐप भी है, हमारे पास कई सारे ऐप अपने खुद के डिपार्टमेंट के हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी, आप उस पर डालिए, यूट्यूब पर डालेंगे, किसी पे भी डालेंगे, तो आपको 3D मूवी दिख जाती हैं। आपको किसी भी तरह की, तो जब तक बच्चा उसको पिक्चराइज नहीं करता अपने माइंड में, तो उसका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होता। तो सबसे फिर मेरा काम ये होता है, मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ, सारे बच्चों को अपने आसपास लेकर के बैठती हूँ कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और उसके बाद सब बच्चों को कोई ना कोई वीडियो लगा करके 2, 3 वीडियो से रिलेटेड दिखा देती हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी को हमने पुराने पारंपरिक तरीके से जोड़ दिया।
और फिर बच्चों को कोई भी होमवर्क ऐसा देती हूँ, अच्छा बताओ घर में स्मार्टफोन कितने बच्चे के पास है, तो 10-15 बच्चे हाथ खड़े करते हैं। तो चलो आज आपको ये देखकर आना है, कोई भी एक सब्जेक्ट दे दिया कि आपको ये यूट्यूब पर या सर्च करके देख करके आना है। और कोई बच्चे कहेंगे हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम उनके पास चले जाना, थोड़ी देर के लिए देख कर आना। फिर उसके बाद अगले दिन बच्चे आकर के बताते हैं कि मैम हमने ये चीज देखी थी, और वो हमसे बताते। तो ये मेरे ख्याल में ये एक बेहतर तरीका है पारंपरिक शिक्षण को नई उससे जोड़ने का। हम आपने 10 साल टीचर्स को ट्रेन किया है, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी स्किल्स जो हर टीचर को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? टीचर में सबसे पहली बात तो होती है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होना चाहिए, है ना। तो ये ट्रेनिंग की ही बात नहीं है, आमतौर पर मैं अगर बात करूं तो जो इन सर्विस ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो कुछ ऐसा नया नहीं सिखाती हैं जो पहले से टीचर नहीं जानता था। बस कुछ नया आ रहा होता है जो वो एड एड ऑन होता है, एक तरह मान लीजिए। लेकिन हमारा जो टीचर है वो ऑलरेडी बीएड या बीटीसी या स्पेशल बीटीसी करके आया हुआ है, तो वो इन सब चीजों को जानता है। आप मिलता है, आप समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्कूल में कुछ और करा रहे होते हैं और दूसरे लोग अपने स्कूल में कुछ और करा रहे होते हैं। तो इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम एक दूसरे की चीजों को सीखते हैं। और कहीं कभी लगता है अरे नहीं यार हमने ये नहीं कराया, हमें ये कराना चाहिए, हम अपनी बातें बताते तो उनको लगता है हम ये ऐड ऑन करेंगे। तो ये चीज है। इसके अलावा टीचर के पास में सबसे बड़ी बात क्या है, उसके पास में ऐसा चीज इतने सारे टूल होने चाहिए कि जिससे वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। और सबसे पहली जब बात होती है कि विषय का ज्ञाता होना चाहिए उसे, ये सबसे बड़ी चीज है कि अपने विषय का ज्ञाता हो। और दूसरी चीज, अपने बच्चों के साथ में उसका अपना पर्सनल बिहेव कैसा है। आप मान लीजिए बहुत विषय के ज्ञाता है, हमें बहुत घमंड है कि भाई हम इतने बड़े बच्चे पढ़ा लेंगे, वो छोटे बच्चे पढ़ा के देखिए, पता लग जाएगा। छोटे बच्चे जब तक आप उनके पास में जाके नहीं बैठोगे, जब तक उनसे उनकी मन की बात नहीं कहोगे। 6 क्लास के पास में जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो बड़े नादान से होते हैं। 7th 8th के बच्चे मुझसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन 6 की कम डरते हैं। रीजन क्या है कि वो नए बच्चे आते हैं, उनको प्यार से उनके साथ डील करना होता है। तो वो बिल्कुल नहीं डरते हैं, मैम ये बात हुई थी, मैम वो बात हुई थी। वो सारी बातें मुझसे शेयर करते हैं, एक दूसरे की शिकायतें करेंगे, ये करें। तो जब आप एक टीचर अपने बच्चों के साथ में ऐसा सामंजस्य बना लेता है, तो वो जो पढ़ाना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, वो आसानी से सिखा सकता है। ऐसा मेरा मानना है। आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी उन लोगों को जो अब टीचिंग फील्ड में ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर अब रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेप इन कर रहे हैं इस प्रोफेशन में? हाँ मैम, मैं तो देखिए, मुझे अपने डिपार्टमेंट में 25 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो मैं न्यू कमर्स के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जिस भी हमने अगर ये प्रोफेशन चुना है तो ये ईश्वर का प्रसाद है। तो इसलिए आप, जो मैं एडवाइस देना चाहती हूँ वो है डेडिकेशन। देखिए, जो बच्चा आपके पास, आप प्राइमरी में स्कूल में पढ़ाते हैं तो 1st to 5th होती है, ये वो समय होता है जब बच्चों की नींव बन रही होती है। तो कहीं ऐसी चूक ना हो जाए कि हमारे पास से कोई बच्चा ऐसा आए और उसके अंदर हम में कोई क्वालिटी थी जो हम पहचान नहीं पाए। तो ये जो यही बताना चाहूंगी उन बच्चों, उन लोगों को कि जो टीचिंग का जो एक अट्रैक्शन है ना, बेसिकली वो इसलिए है कि पहले हमारे डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी तनख्वाहें नहीं थी। हमारे यहाँ अब तनख्वाह बहुत अच्छी हो गई है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो इसलिए इंजीनियरिंग करने के बाद में भी लोग बाग इस प्रोफेशन को चुनते हैं। तो बिल्कुल चुनना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के लिए पैसा भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी कर मतलब अपने आप से प्रणबद्ध होना पड़ेगा कि अगर हम इस प्रोफेशन को चुन रहे हैं तो फिर ये नहीं कहना जा करके कि अरे कहाँ आ गए, कहाँ गांव में फंस गए, कहाँ नौकरी करने आ गए। ये नहीं, जो बच्चा आपको मिला है डेफिनेटली आपको रॉ मिलेगा एक बच्चा। हमारे यहाँ जो यहाँ शहरी वातावरण के जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ जान करके आते हैं, विद्यालय तक आते आते प्ले ग्रुप और ये वो। हमारे यहाँ भी आंगनबाड़ी है, हमारे यहाँ भी प्ले सेंटर हैं। लेकिन फिर भी जब आपके पास बच्चा आता है तो एक तरह से बिल्कुल एकदम नए पौधे की तरह होता है। तो आपने जो उसके अंदर डालना है, जैसी खाद आपको डालनी है वैसा वो बनेगा। तो मेरा यही कहना है कि डेडिकेशन को जरूर रखें अपने साथ में। अगर आप डेडिकेटेड रहते हैं तो वो आपका जो प्रोफेशन है वो आपको भगवान भी थैंक ये कहेंगे कि अच्छा आपने जो चुना वो अच्छा था। Neelam ji, this has been such an inspiring and insightful conversation. Your dedication to education, personal growth, and the power of mindset is truly commendable. Before we wrap थैंक यू up, सो is मच। there any final message जो आप हमारे listeners के साथ share करना चाहेंगे? अच्छा, हाँ डेफिनेटली, जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, संघर्षों का नाम है। आप कभी अकेले भी पढ़ोगे,
कभी आपके साथ काफिला भी चलेगा, लेकिन जब तक आप अपने अंदर अपनी ताकत को जिंदा नहीं रखेंगे, कोई भी आपको जिंदा नहीं कर सकता। अपने माइंड को, अपने मन को हमेशा प्रफुल्लित रखें, खुश रहें, जिससे जिंदगी में कोई भी संघर्ष आएगा आप आराम से उसको झेल लेंगे। जब आपका मन खुश है तो आपका मस्तिष्क खुश है। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिंदगी को जियो, खत्म नहीं करो। Thank you so तो much for joining today, Neelam ji, and to our listeners. Remember, education shapes the future, but so does our mindset. Keep believing, keep growing, and we'll see you in the next episode of ABCD Talk Show. थैंक यू सो मच मैम, नाइस टू Thank मीट you, यू। ma'am. Thank you so much.